हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट की यूनिट 1 के सेकंड लेक्चर को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, जो आपकी यूनिट 1 है, इंट्रोडक्शन टू इसेंशियल ऑफ बिजनेस इंग्लिश, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट की आपकी यूनिट 1 है। ठीक है, इस यूनिट 1 के लेक्चर 1 को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। लेक्चर 1 में हमने कई सारी बातें की थी और जो भी बातें या जो भी टॉपिक रह गए थे, उन सभी टॉपिक को आज के इस सेकंड लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें और जितने भी टॉपिक हैं, जो भी आपको हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर लगे भी, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे संचार की श्रृंखला, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की। कई सारे टॉपिक अभी हमें पढ़ने हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन संचार की श्रृंखलाएं, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। तो दो तरह की संचार की श्रृंखलाएं मानी जाती हैं, एक है औपचारिक संचार और दूसरा है अनौपचारिक संचार। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना, कई बार चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में कम्युनिकेशन नेटवर्क लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार, ये दो तरह के चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं, औपचारिक संचार क्या होता है, अनौपचारिक संचार क्या होता है। औपचारिक संचार, फॉर्मल कम्युनिकेशन, विचारों का ऐसा आदान प्रदान एक पूर्व निश्चित रास्ते से होकर गुजरता है जिससे सूचनाएं बिना किसी रुकावट के कम लागत पर और सही समय व सही स्थान पर पहुंच जाती हैं। सिंपल सी बात है, ऑफिस वगैरह या कोई भी वर्कशॉप वगैरह होती है, कार्यस्थल होते हैं, तो वहाँ पर ही औपचारिक संचार किया जाता है। ठीक है, मुख्य तौर पर वहीं पर औपचारिक संचार होता है और यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं। तो औपचारिक संचार का मतलब क्या है, जैसे कि अगर ऑफिस वगैरह में आप देखोगे तो अधिकारियों के बीच में या जब प्रोफेशनली जब बातचीत होती है तो वो कैसी होती है, उसमें जो बातचीत का तरीका होता है वो निश्चित होता है। लाइक अगर ऑफिसर नंबर 1 के ऑफिसर को नंबर 4 वाले ऑफिसर को कोई सूचना प्रदान करनी है तो उसके पास जो माध्यम है वो बिल्कुल फिक्स है। लाइक कंप्यूटर है उसके पास तो वो ईमेल करेगा, या ये वाला कोई व्यक्ति, ये वाला जो ऑफिसर है उसके पास पूरा मतलब तरीका है अपना, एक निश्चित रास्ता है जिसके द्वारा वो ऑफिसर 1 को इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये औपचारिक संचार में यही होता है, जो रास्ता होता है सूचनाओं के आदान प्रदान का वो निश्चित होता है। बाकी आगे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके साथ ही यहाँ पे सही समय व सही स्थान पर पहुँच जाती हैं सूचनाएँ। अभी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें विशेषताओं की, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा कि औपचारिक संचार क्या होता है। तो औपचारिक संचार की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे कि मौखिक व लिखित। यह लिखित व मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। देखिए दोस्तों, जो औपचारिक संचार होता है वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, दोनों ही तरह का संचार हो सकता है। पहली विशेषता ये है। इसके साथ ही औपचारिक संचार में औपचारिक संबंध होते हैं। औपचारिक संबंध, यहाँ ध्यान देना, यह है, यहाँ पे आप संचार लिख लो या संदेश वाहन लिख लो, बात वही है। यह संदेश वाहन उन कर्मचारियों के बीच होता है, या यह संचार उन कर्मचारियों के बीच होता है जिनके मध्य संगठन द्वारा औपचारिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं, जो वर्कशॉप वगैरह होती हैं, वहाँ पे जो संबंध होते हैं वो दोस्ती यारी वाले संबंध थोड़ी ना होते हैं। वहाँ पे एक ऑफिसर के नाते संबंध स्थापित होते हैं। आप किस रैंक के अधिकारी हो तो आपके संबंध आपके ऑफिसर के साथ उसी हिसाब से तय होते हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हो औपचारिक संबंध होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल संबंध हो, औपचारिक संबंध होता है कर्मचारियों के बीच औपचारिक कम्युनिकेशन के दौरान। पथ पथ मतलब रास्ता, इस संचार के लिए निश्चित मार्ग निर्धारित होता है, जिसे जैसे श्रमिक फोरम प्रबंधन, मतलब जो मैनेजमेंट है वो पूरा सिस्टम तैयार होता है किस तरह से संचार किया जाएगा। तो संचार का जो रास्ता है वो निश्चित होता है, तरीका जो है वो निश्चित होता है। सूचनाएं, इस संचार में केवल संगठन की अधिकृत सूचनाएं ही दी जाती हैं। देखिए, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में सूचनाएं किस तरह की होंगी, तो सूचनाएं वही होंगी जो मतलब संगठन से संबंधित सूचना ही होगी। तो औपचारिक जो संचार होता है उसमें जो सूचनाएं होती हैं वो संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी से संबंधित होती हैं। जैसे कि जो अधिकृत सूचनाएं मतलब लाइक कोई कानूनी सूचना हो सकती है, या संगठन को कोई प्रभावित करने वाली सूचना है, संगठन के स्ट्रक्चर से संबंधित कोई सूचना है, कामकाज से संबंधित कोई जानकारी है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑफिस कह लो, कंपनी कह लो,
कोई भी मतलब संगठन है, तो वहाँ पे जो सूचनाएं आदान प्रदान होता है औपचारिक सूचनाओं के तहत, वो अधिकृत सूचनाएं होती हैं, वो फॉर्मल सूचनाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए एक कर्मचारी है, वो दूसरे कर्मचारी के साथ औपचारिक संचार के दौरान ऐसी सूचनाएं ही देगा जो कि संगठन की अधिकृत सूचनाएं हैं, जरूरी सूचनाएं हैं या संगठन से संबंधित सूचनाएं हैं। ऐसे में वो किसी को पार्टी में इनवाइट नहीं करेगा। ठीक है, औपचारिक संचार में सारी चीज़ें औपचारिक होती हैं और यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अधिकृत सूचनाएं ही आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपको औपचारिक सूचनाएं हल्का समझ में आया होगा। जब हम इनफॉर्मल समझेंगे अनौपचारिक सूचना को तो और ज़्यादा अच्छे से ये वाला क्लियर हो जाएगा। अब इसके लाभ क्या होते हैं औपचारिक सूचनाओं के, तो इसे आप देख लो। देखो, पद की गरिमा बनाए रखना, जैसे कि जो आपकी पोस्ट होती है, जो आपकी जिस रैंक पर आप काम कर रहे हैं, जिस रैंक के आप कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो आपका जो पद है उसकी गरिमा बनी रहती है। क्योंकि औपचारिक संचार के दौरान जो शब्द वगैरह होते हैं वो एक एक तरीके से यूज़ किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को गलत वर्ड का प्रयोग करें किसी के लिए संचार के दौरान। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे ईमेल का माध्यम हो, चाहे हम ड्राफ्ट के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए अगर हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो ऐसे में औपचारिक सूचना संचार के अंतर्गत पद की गरिमा बनी रहती है। जो पोस्ट होता है, जो पद होता है, उसकी रिस्पेक्ट बनी रहती है। स्पष्ट एवं प्रभावपूर्ण, देखिए ये औपचारिक जो सूचनाएं होती हैं वो स्पष्ट होती हैं। स्पष्ट का मतलब साफ तौर पर सारी चीज़ें लिखी होती हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि कई बार हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हम लोग कई बार कई अनिश्चित चीज़ें बोलते हैं। हम लोग कई बार ऐसे बातें करते हैं जैसे कि हम लोग कभी किसी को एडवाइस दे रहे हैं या कभी किसी से एडवाइस माँग रहे हैं और वो एडवाइस भी समय-समय पे बदल रही है हमारी। कई हम लोग 2-2 3-3 तरह की एडवाइस की बात कर लेते हैं। तो मतलब हम ऐसे बात कर रहे हैं जो अस्पष्ट हैं। ये अनौपचारिक चीज़ों में आप देखोगे। लेकिन औपचारिकता में आप देखोगे सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। जो कर्मचारी है जिसको सूचना दी गई है उसके पास स्पष्ट निर्देश होता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। वो कैसे डिसीज़न ले सकता है, कैसे डिसीज़न नहीं ले सकता। इसके साथ ही कोई भी सूचना है, संचार है, जो कि औपचारिक संचार के तहत आती है, तो वो प्रभावपूर्ण होता है। प्रभावपूर्ण मतलब ये है, अब मान लो कोई औपचारिक, कोई फॉर्मल नोटिस आ गया आपके पास। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके पास कोई फॉर्मल नोटिस भेज दिया या औपचारिक कोई संचार किया आपके साथ, तो ये क्या था? ये प्रभावपूर्ण था। मतलब ये इनकम टैक्स ने जो भी कुछ कहा है कि भाई आप टैक्स समय से भरिए या जो भी कुछ कहा है, तो वो चीज़ होगी, वो लागू होगी। तो मतलब ये था कि औपचारिक संचार में चीज़ें प्रभावपूर्ण होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को उसकी पोस्ट से निकालने से संबंधित कोई नोटिस आया, तो वो क्या है? वो प्रभावपूर्ण होगा कि उसे उस पद से हटाया जाएगा फिर। या फिर किसी व्यक्ति की पोस्टिंग हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो औपचारिक संचार के तहत हो तो गई, उसको लेटर मिला है, लेकिन वो प्रभावपूर्ण होगा, वो जो बात है उसको वो प्रभाव में आएगी। तो ये इसका लाभ होता है। इसके अलावा सीमाएँ, लिमिटेशन भी हैं इसकी, कुछ कमियाँ भी हैं। क्या हैं? तो कार्य का अधिक बोझ। अब अधिकारियों के पास कई तरह के मतलब कार्य होते हैं, तो उसका बोझ बहुत ज़्यादा होता है अधिकारियों के पास। तो ऐसे में औपचारिक संचार करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लाइक कई सारी चीज़ें दोस्तों आपस में हल्का-सा बातचीत करने से भी सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन औपचारिकता के कारण चीज़ों में टाइम लग जाता है। लाइक अगर आप अपनी बात को आगे वाले अधिकारियों को सौंप रहे हो, तो आप अपना स्टैम्प लगाओगे पहले, अपने पद का स्टैम्प लगाओगे, तब जाके आप आगे उस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन या उस व्यक्ति को कोई निर्देश दोगे। तो ऐसे में टाइम लगता है, तो अधिक बोझ होता है, कार्य अधिक हो जाता है इससे। लापरवाही, कई बार अधिकारी लापरवाही भी दिखाते हैं औपचारिक संचार में, तो ये इसकी कमियाँ हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे जिसमें कि हमने औपचारिक संचार को अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक संचार की। ये क्या होता है? तो अब इसकी बात कर लेते हैं। अनौपचारिक संचार। औपचारिक संचार हर तरह की औपचारिकताओं से मुक्त होता है। अब देखो, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा शब्द अनौपचारिक। अनौपचारिक जो संचार होता है, यहाँ पे आएगा अनौपचारिक, ठीक है? सही कर लेना इसे। अनौपचारिक जो संचार होता है उसमें किसी भी तरह की औपचारिकताएँ नहीं होती, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, ठीक है? औपचारिकताएँ नहीं होती अनौपचारिक संचार में। इसका कोई निश्चित तरीका नहीं है, इसका कोई निश्चित रास्ता नहीं है जिससे बातचीत की जाए। ऐसा नहीं है कि मैं ईमेल के माध्यम से ही बात कर सकता हूँ सामने वाले व्यक्ति से। तो ये होता है, तो ये औपचारिक आता है, लेकिन अनौपचारिक में मेरी मर्ज़ी है, कोई तरीका फ़िक्स नहीं है और औपचारिकताएँ नहीं, यहाँ पे हम फ़ॉर्मेलिटी नहीं करते किसी भी तरह की। अब इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं अनौपचारिक संचार की? तो देखिए, औपचारिक संचार की महत्वपूर्ण, यहाँ पे थोड़ा-सा कुछ वर्ड्स में यहाँ पे मिसिंग आ गया है कुछ,
ठीक है, यहाँ पे मात्राओं में कुछ गड़बड़ है। तो औपचारिक, ये जो अनौपचारिक संचार है दोस्तों, आप यही चीज़ यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 जगह शब्द गलत हैं, दोबारा कहूँगा ये, ठीक है, और 2 जगह औपचारिक लिखा है, इसको आप सही करके अनौपचारिक कर लेना। अब अनौपचारिक संचार की क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ पे देखिए, जो अनौपचारिक संचार है उसकी पहली विशेषता है सामाजिक संबंध द्वारा स्थापना। यह संचार सामाजिक संबंधों द्वारा उत्पन्न होता है, संगठन के प्रतिबंधों से बाहर होता है, अधिकारी अधीनस्थ जैसा कोई संबंध इसके बीच नहीं होता। देखिए दोस्तों, ये जो मतलब अनौपचारिक संचार है, इसकी पहली विशेषता यह है कि ये सामाजिक संबंधों के द्वारा उत्पन्न होता है। सामाजिक संबंधों का मतलब यह है कि यहाँ पर हम कोई ऑफिशियली काम नहीं कर रहे। सामाजिक संबंध का मतलब यह है कि समाज में हम रह रहे हैं, तो कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा फ्रेंड है, या कोई हमारा मतलब रिलेटिव है, तो हम यहाँ पे सामाजिक संबंध के तहत बातचीत करते हैं अनौपचारिक संचार में। रिलेटिव से हम अलग तरीके से बात करेंगे, फ्रेंड्स से हम अलग तरीके से बात करेंगे, पेरेंट्स से हम अलग तरीके से बात करेंगे। तो ये होता है सामाजिक संबंध, और सामाजिक संबंध के द्वारा ही अनौपचारिक संचार विकसित होता है, ठीक है। यहाँ पर हम अधिकारियों जैसा कोई संबंध नहीं होता, जैसे कि एक बड़ा अधिकारी है, एक छोटा अधिकारी है, उनके बीच जो संबंध है, जो संचार है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सब सामाजिक संबंध के द्वारा ही बातचीत करते हैं। 2 तरह की सूचनाएं, इसके द्वारा व्यक्ति संबंधी तथा कार्य संबंधी 2 प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। देखिए दोस्तों, अनौपचारिक संचार के दौरान हम 2 तरह की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। लाइक, आप किसी फ्रेंड से मिले, ठीक है, आपका कोई फ्रेंड है, आप उससे मिले, आपने उससे पूछा भाई कैसे हो, या उसने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो। तो ये क्या है, ये पर्सनल चीज़ें हैं, हम पर्सनल चीज़ें जान रहे हैं। वो कहेगा कि भाई हाँ, मैं अभी ये कर रहा हूँ, मैं अभी वो कर रहा हूँ, 1 साल बाद मैं इसमें एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, या अभी मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इस एग्ज़ाम की। तो आप व्यक्तिगत सूचना प्राप्त कर रहे हो, ठीक है। तो 2 तरह की सूचनाएं हैं, एक तो व्यक्तिगत हो गई, हाँ, अनौपचारिक में। इसके साथ ही कार्य से संबंधित सूचनाएं भी होती हैं, जैसे कि आप किसी ऑफिस में भी काम कर रहे हो और वहाँ पर भी आपने अनौपचारिक तरीके से बात करना शुरू किया, तो आप कार्य संबंधी बात भी कर सकते हो अनौपचारिक में। तो ये भी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप औपचारिक तरीके से ही कार्य संबंधित बातचीत कर सको, अनौपचारिक तरीके से भी जो आपस में ऑफिसर्स हैं वो बात करते हैं, जो कर्मचारी हैं किसी कंपनी के, किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, वो आपस में भी अनौपचारिक तरीके से बाहर मिलते हैं कई बार, और आपस में बात करते हैं, कार्य संबंधी भी बात करते हैं, यार हमारे काम में ये कमी है, वो कमी है। तो अनौपचारिकताएं भी होती हैं। तो दोनों ही तरीके के हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं अनौपचारिक संचार में। इसके साथ ही मार्ग अनिश्चित, बताई दिया आपको पहले ही, जो मार्ग है, जो तरीका है, वो निश्चित नहीं है। जैसे कि अंगूर की बेल की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो अंगूर की बेल होती है जो सीधी नहीं होती, ठीक है, उसी तरह यहाँ ये भी टेढ़ा मेढ़ा तरीका होता है इसका। कई तरह से हम बातचीत कर सकते हैं, कोई स्पष्ट नहीं तरीका नहीं है हमारा यहाँ पर। शीर्ष प्रसार, अनौपचारिक संचार द्वारा खबरें जंगल की आग की भांति फैलती हैं, कभी कभी तो बात का वास्तविक अर्थ भी बदल जाता है। शीर्ष प्रसार, जो अनौपचारिक तरीका होता है दोस्तों, उसमें संचार तेजी से होता है, औपचारिकता की तुलना में यहाँ पर थोड़ा तेजी होता है। आप देखोगे कई बार कई सारी अफवाहें फैलती हैं। अफवाहें मतलब समझ रहे हैं, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो गलत होती है लेकिन फैल जाती है बहुत जल्दी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो अनौपचारिक तरीका अपनाया जाता है उसके द्वारा। अब वो अनौपचारिक तरीके से, देखिए सिंपल सी बात है, लोग अनौपचारिक तरीके पर विश्वास भी थोड़ा ज़्यादा करते हैं। सिंपल सी बात आप ऐसे समझिए, जैसे कि आप क्लास में गए, अब क्लास में आपसे 2 बच्चों ने कह दिया कि यार ये जो टीचर है ना, इन टीचर के बाद जो टीचर आएगा ना वो बेकार होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगेंगे और ये बात जल्दी फैल जाएगी। फिर आपसे कोई मिलेगा, आप भी कह देंगे हाँ यार, ये वाला जो टीचर है वो अच्छा नहीं पढ़ाता, ये बेकार है। तो ये जो औपचारिक अनौपचारिकता जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा जल्दी फैलती हैं। वो बात अलग है कि फिर आपको प्रूफ मिले कि अच्छा है बेकार है, वो फिर आप अपने हिसाब से बातें करेंगे। लेकिन जो अनौपचारिक बातें होती हैं वो जल्दी फैलती हैं, एक अफवाह के रूप में भी कई बार फैलती है। तो ये एक तरह से शीर्ष प्रसार होता है, बस ये आप इतना समझिए बस। गलतफ़हमियों की संभावना, इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे यही तो बात है मेन, कि कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं होता। जैसे कि अगर किसी ने आपसे कहा कि ये जो जगह है वो ऐसी-ऐसी है, तो उसने आपसे कह दिया बस। उसने यहाँ पे आपको कोई अथॉरिटी के मतलब तौर पर नहीं कहा, वो कोई अधिकारी नहीं था जिसने आपसे कोई बात कही। तो यहाँ पे गलतफ़हमियाँ भी कई बार होती हैं और कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। गलतफ़हमियाँ ऐसे होती हैं कि अनौपचारिक जो तरीका होता है संचार का, इसमें जब व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उस बात का जो प्रमाण है, अगर भविष्य में मांगा जाए कि आपने मुझसे ये बात कही थी, तो वो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। वो अनौपचारिक तरीका था, उसमें हमने बातचीत की, हमने समझा और वो वहीं पर रह गया।
और कई बार ऐसे में गलतफहमियां भी पैदा होती हैं, क्योंकि कई बार बातें जो होती हैं वो अस्पष्ट होती हैं। तो कई बार सामने वाला व्यक्ति कुछ अलग तरीके से अपने अकॉर्डिंग किसी बात को समझ लेता है जो कि अलग होता है। और दूसरी तरफ जो औपचारिक संचार होता है उसमें सारी चीज़ें औपचारिकताओं के तहत होती हैं और सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अगर हम बात करें लाभ की, तो अनौपचारिक जो तरीका है संचार का, इसमें तेज तथा प्रभावपूर्ण संचार। इसमें जो संचार होता है वो काफ़ी तेज़ी गति से होता है, प्रभावपूर्ण तरीका होता है। सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मली कोई अनाउंसमेंट करनी है अनौपचारिकता के तहत तो वो तुरंत की जा सकती है। जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें कुछ घोषणा करवानी है, ऑफिशियल न्यूज़ देनी है। ऑफिशियल का मतलब जिस पे हम स्टैंप लगाकर सारी बातें कह रहे हैं, तो उसके लिए पहले एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर वो आपको आपके सामने जब डिक्लेरेशन किया जाएगा तो साथ में आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाया जाएगा, ताकि आप प्रूफ के तौर पर समझ सकें कि ये जो घोषणा है, ये जो नोटिस है वो ऑफिशियली आया है। मान लो एक छुट्टी का ही नोटिस है, तो वो पहले आपको नोटिस के रूप में पहले उसे तैयार करेंगे नोटिस, उसके बाद आपको देंगे, दिखाएंगे, और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि हाँ छुट्टी है या ऑफिस की आज या कल जो भी है, ठीक है। मतलब औपचारिकताओं में हम देखते हैं कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है सूचनाओं को फैलाने में या सूचना देने में। दूसरी तरफ जो अनौपचारिक तरीका है वो ये नहीं देखता, वो फॉर्मेलिटी नहीं देखता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो सीधे हाँ ये बात हुई है, बस वो बात बोल देता है, बस वो कोई भी तरीका हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे और इसका प्रभावपूर्ण संचारिक असर पड़ता है इसका। खुला वातावरण, हालांकि जो प्रभाव है वो औपचारिक जो संचार है उसका ज़्यादा होता है। खुला वातावरण, अनौपचारिक संचार खुले वातावरण में होता है, यहाँ किसी छोटे या बड़े पद का दबाव नहीं होता। मतलब यहाँ पे फ्री होता है, जो एनवायरनमेंट होता है वो फ्री होता है। यहाँ पे हम ये नहीं देखते कि हम छोटे हैं हम बड़े हैं, यहाँ पर हमें कोई मतलब बाउंडेशन नहीं होती। यहाँ पे बिल्कुल फ्री तरीके से, मुक्त तरीके से अनौपचारिक संचार होता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके साथ ही इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ इसमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे कि अनौपचारिक संचार की यहाँ पे कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि सूचनाएं विश्वसनीय ना होना। जैसे कि अभी मैंने आपको अफवाह वाला उदाहरण दिया था, तो कई बार ऐसी अफवाहें फैल जाती हैं जो अफवाहें होती हैं, मतलब कई बार ऐसी सूचनाएं फैल जाती हैं जो विश्वसनीय नहीं होती। अनौपचारिक तरीका है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कोई नोटिस नहीं आया स्कूल की तरफ से, ऑफिस की तरफ से, और फिर भी आपको कह दिया गया कि आज छुट्टी है, तो आप थोड़ा जल्दी विश्वास नहीं करोगे जब तक आपको कोई ऐसा व्यक्ति सही से मतलब ना समझा दे जिस पर आप विश्वास करते हो। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी जो अनौपचारिक संचार के दौरान जो सूचनाएं मिलती हैं उस पर विश्वास करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उन्हें पूरी तरह विश्वास योग्य नहीं माना जाता। तो ये इसकी एक कमी है। इसके साथ ही अव्यवस्थित, कोई व्यवस्थित चीज़ नहीं है यहाँ पर। कोई जो संचार किया जा रहा है, जो कम्युनिकेशन की जा रही है, वो कोई व्यवस्थित फॉर्म में नहीं की जा रही। ऐसा नहीं कि उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, हर एक तरीके से आपको सारी बातें बताई जाएंगी संचार के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान। अव्यवस्थित होता है ये। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप बात को समझिए। अभी हमने यहाँ पे आज के अभी वीडियो में हमने एक जो टॉपिक था हमारा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इसको काफ़ी अच्छे से समझ लिया, ठीक है। देखिए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में हिंदी में ट्रांसलेट करते समय कुछ बदलाव भी हो जाते हैं, तब भी इंग्लिश में तो ट्रांसलेशन सेम ही रहती है और आप समझ सकें, इसलिए बार बार मैं इंग्लिश शब्द का यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि आपको पढ़ाया जा रहा है हिंदी में, सारी बातें हिंदी में हो रही हैं और आप लिख भी आएंगे, और आप इतने समझदार बच्चे हैं कि आप सारी चीज़ें आराम से समझ रहे हैं। तो देखिए अगर आपके एग्ज़ाम में मैं बात करूं, एग्ज़ाम में वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया संचार की श्रृंखलाएं, लेकिन एग्ज़ाम में हो सकता है इसी चीज़ की, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ही ट्रांसलेट करके हिंदी में संचार की श्रृंखलाओं की जगह संदेश वाहक या संदेश वाहन की श्रृंखलाएं लिख दिया जाए, तब भी आपको लिखना यही होगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं बार बार थोड़ा इंग्लिश पर यहाँ पे ध्यान दिलाने की बात करता हूँ आपसे, कि आप लोग बस याद रखें कि आपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा है, और आप जब देखें जिस क्वेश्चन में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन लिखा होगा आप ये सारी बातें लिख देंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। और कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कई बार इसको कह दिया जाता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, यही सारी बातें आपको लिखनी होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब हम, और बात करते हैं संचार की दिशाओं की, डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशंस की डायरेक्शन होती हैं, ये आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझना है। तो तीन दिशाएं मुख्य रूप से, तीन डायरेक्शंस मुख्य रूप से देखी जाती हैं कम्युनिकेशन में। ऐसा माना जाता है नॉर्मली देयर आर 3 डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो 3 डायरेक्शन है, यहाँ पे एक एक करके आप देख लो। पहला है नीचे की ओर
नीचे की ओर संचार मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, पहला है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब ये क्या है तो इसको देखिए, ऐसा संचार जो उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ को करना है नीचे की ओर संचार कहलाता है। उदाहरण के लिए जो विपणन प्रबंधक है वो इंफॉर्मेशन देगा बिक्री प्रबंधक को, और जो बिक्री प्रबंधक है वो विक्रेता को मतलब निर्देश देगा। मतलब जो बड़ा अधिकारी है वो अपने से छोटे अधिकारियों को इन्फॉर्मेशन देता है, फिर जो बड़ा अधिकारी है वो अपने से और छोटे अधिकारी को इन्फॉर्मेशन देता है। तो ऊपर से जब सूचनाओं का नीचे प्रवाह होता है, नीचे संचार होता है, यहाँ सूचनाएं ही नहीं है, नीचे बातचीत जो तरीका है ऊपर से नीचे आ रहा है, ये जो कम्युनिकेशन है जब वो ऊपर से नीचे तक हो रहा है तो इसको हम कहते हैं नीचे की ओर संचार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। कम शब्दों में ज़्यादा बातें समझ लो, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब नीचे की ओर संचार। इसमें क्या होता है, अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ, जो ऊंचे अधिकारी हैं वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ संचार कर रहे हैं। इस संचार में आदेश, नियम, सूचनाएं, नीतियों व निर्देश आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो ये किस तरह का संचार होता है, संचार होता है, ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें आदेश दिया जाता है। और जाहिर सी बात है, बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश ही तो देगा, ठीक है। नियम के बारे में कोई जानकारी दे सकता है, सूचनाएं या नीतियों से संबंधित कोई निर्देश दे सकता है। तो यही होता है नीचे की ओर संचार में। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आपने पढ़ लिया। तो 3 तरह के कम्युनिकेशन की डायरेक्शन है, देयर आर 3 डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहली डायरेक्शन हमने पढ़ ली, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे की ओर संचार। दूसरा क्या है, तो दूसरा देखिए यहाँ पे आप, जो दूसरा है वो है ऊपर की ओर संचार। पहला था नीचे की ओर संचार, अब ये है ऊपर की ओर संचार। ये क्या है तो देखो, अपवर्ड कम्युनिकेशन इसे कहते हैं इंग्लिश में। इसका प्रवाह अधीनस्थों से उच्च अधिकारियों की ओर जाता है। यह संचार पहले वाले से बिल्कुल विपरीत है। इसमें सुझाव, प्रतिक्रियाएं, प्रतिवेदन मतलब होता है रिपोर्ट, शिकायत आदि शामिल की जाती है। कहने का मतलब यह है कि कई बार जो निम्न अधिकारी होते हैं वो अपने से ऊंचे अधिकारी को कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ बताते हैं। तो जब ये निम्न अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी को कुछ बताएं या कुछ इन्फॉर्मेशन दें, तो ऐसे में जो संचार हो रहा है, वो होता है ऊपर की ओर संचार, ठीक है। नीचे के अधिकारियों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, एग्जाम्पल देने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल है। कई बार नीचे के अधिकारी बताते हैं कि सर देखिए इस इलाके में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, या हमारी कंपनी में ये हो रहा है निम्न स्तर पर। तो कई सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो जब नीचे के अधिकारी ऊपर के अधिकारियों को कुछ बताएं तो ये होता है ऊपर की ओर संचार, अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये पहले वाले से बिल्कुल उल्टा है। इसके बाद जो तीसरा डायरेक्शन है, तीसरा जो दिशा है संचार की, वह है समतल संचार, लैटरल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये ना तो ऊपर है, ये ना तो नीचे है, ये है ऐसा समतल। समतल कहते हैं, समतल मतलब होता है प्लेन, ऐसा एक सीधी लाइन। समतल संचार उस समय होता है जब एक ही स्तर के दो व्यक्ति सूचनाओं का विनिमय करते हैं। समतल संचार का प्रयोग एक ही स्तर के अधिकारी समान प्रकृति की समस्याओं को सुलझाने और अन्य लोगों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब एक ही स्तर के, एक ही रैंक के या एक ही डिपार्टमेंट में जो बराबर के स्तर के कर्मचारी हैं या व्यक्ति हैं, जब वो आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं तो वो समतल संचार होता है। जैसे कि कई बार आप काम कहीं पर अगर आप कर रहे हैं तो आज जिस पोस्ट पर आप होंगे उसी पोस्ट पर कोई और व्यक्ति भी होगा, तो आप लोगों में दोस्ती होती है, ठीक है। आप लोग कई बार इसको कुछ सलाह दे देते हो, कई बार ये आपको कोई सलाह दे देता है, या आप कई बार इसको कुछ बात बताते हो, निर्देश दे देते हो, यार ऐसा ऐसा करना चाहिए तुम्हें, कई बार ये तुम्हें निर्देश दे देगा। तो आपस में कई बार ऐसे भी संचार होता है दो अधिकारियों के बीच में जो एक स्तर के होते हैं। तो इनके बीच में जो संचार हो रहा है, जो व्यक्तिगत संचार जो हो रहे हैं, स्पेशली सारी चीज़ें औपचारिकताओं के केंद्र में आती हैं। तो ऐसे में जो संचार होता है उसे हम समतल संचार कहते हैं, ठीक है। समस्याओं को सुलझाने के लिए या कुछ अन्य अनुभव प्राप्त करने के लिए या लाभ उठाने के लिए समान स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो आपस में संचार करते हैं। इसे हम कहते हैं लैटरल डायरेक्शन या समतल संचार। तो इस तरह दोस्तों हमने 3 संचार पढ़ लिए, एक था नीचे की ओर, एक था ऊपर की ओर, और दूसरा था समतल, तीसरा था समतल। तो तीनों जो दिशाएं थी संचार की, इसको हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रभावी संचार की, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक भी है, तो काफ़ी अच्छे से कवर किया जाएगा, सारी बातें होंगी, बस आप आगे देखते रहिए। देखिए, किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए उसमें प्रयुक्त संचार व्यवस्था का प्रभावशाली होना अति आवश्यक है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति
जिसमें कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति को प्रभावित होती है। यही संचार प्रक्रिया प्रभावी बन जाती है यदि दूसरे व्यक्ति पर जिस को सूचना प्रदान की जाती है एक विशेष छाप छोड़ दे। व्यवसाय में संचार कला इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें प्रभावी संचार की सभी विशेषताएं हों। देखिए दोस्तों, प्रभावी संचार होता क्या है? एक ऐसा कम्युनिकेशन जो कि आप लोगों को आपकी बातों के लिए अट्रैक्ट करे। बिजनेस में, व्यवसाय में प्रभावी संचार क्या है? अच्छे तरीके से आप बातचीत करने लायक होने चाहिए। आप जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप जो संचार कर रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, तो अगर किसी व्यक्ति से बातचीत हो रही है तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए, छाप पड़नी चाहिए आपकी बात की, संचार। तो ये क्या हुआ? ये एक प्रभावी संचार होगा। इसके साथ ही जब एक सूचना का आदान प्रदान हो रहा है एक स्थान से दूसरी जगह स्थान पर, तो ये भी प्रभाव, ये जो व्यवस्था है संचार की, इसमें भी प्रभाव होना चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। तो इफेक्टिव संचार क्या होता है? इसे वर्ड के रूप में अगर आप परिभाषित करेंगे तो यही कह सकते हैं कि अच्छे से संचार करना जिससे कि सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़े। ठीक है, इसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन या प्रभावी संचार कह सकते हैं। वैसे आपको समझ में तो आ ही गया प्रभावी संचार क्या है। संचार मतलब बातचीत करना, आदान प्रदान करना सूचनाओं का। प्रभावी मतलब अच्छे से करना। ठीक है, काफ़ी इफेक्टिवली करना, प्रभावी ढंग से। यहाँ पे वैसे कोई डेफिनेशन इसकी नहीं लिखनी होगी आपको, ये एक वर्ड के रूप में है प्रभावी संचार। इसका मतलब तो आपको नॉर्मली आता ही है समझ में। मेन चीज़ समझनी है यहाँ पर ये कि आखिर जो प्रभावी संचार होता है उसमें क्या क्या बाधाएं होती हैं। कई बार हम अच्छे से बात नहीं कर पाते, संचार कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कई बार कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, बैरियर्स आते हैं। अब हमें उसी की बात करनी है। प्रभावी संचार के में कुछ बाधाएं निम्नलिखित हैं। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी बाधाएं या कौन कौन से बैरियर्स हमें दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? प्रभावी संचार में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक है अर्थ संबंधी बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं और संगठनात्मक बाधाएं, सांस्कृतिक बाधाएं, भौतिक बाधाएं और शारीरिक बाधाएं। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर और फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो इसे भी जल्दी से समझ लेते हैं। अर्थ संबंधी बाधाएं क्या हैं दोस्तों? देखो सिंपल सी बात है, अर्थ संबंधी बाधाएं। कई बार क्या होता है ना, हम कम्युनिकेट करते समय हम किसी बात को समझ नहीं पाते, उसकी मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। ये बाधाएं प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के बीच अनुचित संचार के कारण उत्पन्न होती है। संचार में अर्थ संबंधी बाधाओं के निम्नलिखित उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अनुचित संचार व्यवस्था के कारण कई बार होता है, जो सेंडर है जो बोल रहा है कुछ, जो प्राप्त करता है रिसीवर है, उसके बीच में आपस में कई बार बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थ संबंधी बाधाएं। अब इसके कुछ जो उदाहरण है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि अर्थ संबंधी जो बाधाएं हैं उसमें आता है संदेश की खराब गुणवत्ता। जब संप्रेषित किया जाता है तो संदेश सटीक और समझने में आसान होना चाहिए, जिससे प्राप्तकर्ता के लिए संप्रेषित जानकारी को समझना आसान हो जाए। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई सूचना पहुंचाई जा रही है तो उस सूचना को इस तरह आपके पास पहुंचाना चाहिए, या उस सूचना का डिज़ाइन आपके लिए इस तरह से तैयार होना चाहिए जो आपको समझ में आए। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझाई जा रही है तो समझाने का जो तरीका है वो आपके लायक होना चाहिए, ताकि वो आप जो भी संदेश है, जो भी सूचना है, वो आप समझ सकें। ठीक है, ऐसी भाषा में होना चाहिए, ऐसी सरल भाषा में होना चाहिए जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो ये होता है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती तो एक अर्थ संबंधी बाधाएं देखने को मिलता है, जब संदेश की खराब गुणवत्ता होती है। कभी कभी प्रेषक की ओर से सूचना प्रदान करने के तरीके में स्पष्टता की कमी या जटिलता के कारण अर्थ संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार जो प्रेषक है, जो जानकारी दे रहा है, वो उसमें स्पष्टता की कमी होती है, वो स्पष्ट रूप से सारी बातें नहीं बोल पाता है, संचार नहीं कर पाता है, सारी बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो इस कारण से भी अर्थ संबंधी बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे उदाहरण देखें अगर हम, तो उदाहरण के लिए एक प्रबंधक एक मैनेजर है, जो कि बांग्ला समझने और बोलने वाले श्रमिकों के एक समूह से अंग्रेजी में बातचीत कर रहा है। इससे श्रमिकों के बीच भ्रम पैदा होगा, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाएंगे कि प्रबंधक द्वारा क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर मतलब जैसे कि यहाँ पे एक प्रबंधक है, एक मैनेजर है, वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, और किससे कर रहा है? एक बांग्ला समझने वाले श्रमिकों से। तो जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति बांग्ला नहीं अंग्रेजी नहीं समझते हैं, वो
नहीं समझ पाएंगे कि मैनेजर उन्हें क्या सिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक कम्युनिकेशन के दौरान ज़मीनी स्तर पर जो व्यक्ति जो भाषा समझ सके उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। ऐसे में कई बार और अगर ऐसा नहीं होता तो अर्थ से संबंधित कई सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा तकनीकी भाषा, दोस्तों तकनीकी भाषा का मतलब होता है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा हिंदी में ही साइंस को अगर हम छाप दें, हिंदी में ही जो साइंस की बुक है आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हमें टीचर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हमें कई सारे टॉपिक साइंस में क्यों समझ नहीं आते, भले ही वो हिंदी में ही क्यों ना लिखे हों। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इसलिए मैं हिंदी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज तो हिंदी है, ठीक है, हिंदी हम समझते भी हैं, लेकिन एक तकनीकी भाषा होती है। हर सब्जेक्ट की अपनी तकनीकी भाषा होती है, हर फील्ड की अपनी भाषा होती है। इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो अलग तरीके से बात करेगा। वो जो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स के, वो उसके उसके बारे में हमें इतना नहीं पता। तो मतलब कहने का है, तकनीकी भाषा से संबंधित भी कई बार दिक्कत पैदा हो जाती है। तो अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके पास टेक्निकल भाषा ना बोलें। कई बार कई सारे जो इंजीनियर हैं, जैसे कि आप कई सारे इंजीनियर ले सकते हो, कई सारे फील्ड में कंप्यूटर इंजीनियर ले लो, तो वो लोग कई बार आपसे ऐसे बात करेंगे, ऐसे ऐसे नाम लेंगे आपके सामने जो आपको नहीं पता। तो ऐसे में सामने वाला कई बार सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता है। तो ये हमने बात कर ली अर्थ से संबंधित बाधाएं। आखिर कौन कौन सी बाधाएं संचार में, प्रभावी संचार में आती हैं, तो पहला हमने बात कर लिया। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं क्या हैं? तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं पारस्परिक संचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि प्रेक्षक या प्राप्तकर्ता की मन की स्थिति से बताई गई जानकारी को समझना मुश्किल हो जाता है, जिससे अक्सर गलतफहमी पैदा होती है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जहाँ संचार में मनोवैज्ञानिक बाधाएं देखी जा सकती हैं। प्रेक्षित होने से पहले ही प्राप्तकर्ता द्वारा सूचना का समय से पहले मूल्यांकन संचार में बाधाएं पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे संदेश का समय से पहले निष्कर्ष निकाला जाएगा जो मूल संदेश को रोक देगा। संचार के समय प्राप्तकर्ता की ओर से अपर्याप्त ध्यान संचार में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि प्रेक्षक द्वारा बताई गई जानकारी प्राप्तकर्ता द्वारा ठीक से प्राप्त नहीं होती। मनोवैज्ञानिक बाधाओं का मतलब है, जैसे कि अगर हम जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर कोई हमें बात बता रहा है कुछ, लेकिन हमने उसकी बात सुनने से पहले ही कुछ अंदाज़ा लगा लिया, तो ये क्या हुआ? ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं हुई। अगर आप पहले ही अंदाज़ा लगा लोगे, या जो प्राप्तकर्ता है, जो रिसीवर है, वो पहले ही प्रेक्षक की बात का अंदाज़ा लगा लेता है, तो वो निष्कर्ष निकाल लेता है कि अच्छा ये बात है, अच्छा हाँ, ये ऐसा ऐसा हुआ होगा। लेकिन अभी इसने पूरी बात बोली ही नहीं है, तो ऐसे में कई सारी दिक्कत पैदा हो जाती है। ऐसे में अगर ये व्यक्ति जो प्रेक्षक है वो पूरी जानकारी दे भी देगा प्राप्तकर्ता को, लेकिन उसने अपने माइंड में ऐसी धारणा बना ली है कि इस बात का मतलब ये होता है, तो ऐसे में वो सही तरीके से बात को नहीं समझ पाएगा। कई बार आप देखते हैं दोस्तों, ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में अगर आप कोई गलत धारणा पैदा कर लेते हो, तो अगर वो व्यक्ति आपको कोई एक अच्छी बात भी बताएगा, तो आप उसकी बात को नज़रअंदाज कर दोगे। तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक बाधा है कि जब हम मन में ही पहले ही निष्कर्ष निकाल लेते हैं किसी बात का, तो इससे भी हम जो संदेश है उसके मूल अर्थ को हम नहीं समझ पाते हैं, या जो प्राप्त करता है वो नहीं समझ पाएगा। तो मनोवैज्ञानिक बाधा है ये भी संचार में, प्रभावी संचार में। इसके साथ ही कई बार क्या होता है, संचार के समय प्राप्तकर्ता की ओर से अपर्याप्त ध्यान संचार में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे कि जो प्राप्त करता है, जो रिसीवर है, अगर वो आपकी बात, या जो प्रेक्षक है उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनता है या ध्यान नहीं देता है इतना, तो वो सही से संचार में भाग नहीं ले पाता, या जो प्रभावी संचार है वो सही से नहीं हो पाता। सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर मान लो ज़मीनी स्तर में मैं आपको कहूँ, आप किसी से बात कर रहे हो और आपने बात करते दौरान आप किसी को कुछ बात बता रहे हो, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को इतना सीरियसली नहीं सुन रहा है, वो दूसरे काम भी साथ साथ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपकी बात को पूरी तरह इवैल्यूएट नहीं कर पाएगा, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएगा, उसको नहीं समझ पाएगा, उसका निष्कर्ष सही नहीं निकाल पाएगा। तो ये भी एक तरह से बाधा है। मनोवैज्ञानिक भी कुछ बाधाएं होती हैं प्रभावी संचार में। इसके साथ ही संगठनात्मक बाधाएं, जैसे कि संगठनात्मक बाधाएं वे बाधाएं हैं जो संगठन में मौजूद संरचना, नियमों और विनियमों के कारण उत्पन्न होती है। संगठन क्या होता है पता है ना आपको? ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनमें भी संचार होता है, उनमें भी कई बार संगठनात्मक बाधाएं आती हैं संचार के दौरान।
देखिए बात को समझिए, संगठन अगर किसी को मतलब नहीं पता मैं बता दूं, जैसे कि आप संगठन, आप कई सारे हैं संगठन है, संगठन किसी भी रूप में हो सकता है, कोई भी ग्रुप आप कह लो वो संगठन ही होगा एक तरह से। लाइक बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं नॉर्मली, बड़ी छोटी सब कंपनियां जो होती हैं नॉर्मली, वो एक उसे आप एक संगठन कह सकते हो। इसके अलावा कई सारी गैर ऑर्गेनाइजेशन, गैर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है। हाँ, इसके अलावा यूएन, यूनाइटेड नेशन भी एक संस्था है। तो आप इन सभी को, आप बड़े बड़े जितने भी आपको दिखाई देती संस्थाएं, वो भी एक और संगठन होती हैं। तो संगठन में भी कई बार बाधाएं उत्पन्न होती हैं भाषा से संबंधित। क्या होता है, जैसे जैसे कि बेहतर अधीनस्थ संबंधों के कारण विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जहां संचार मुक्त प्रवाह संभव नहीं है। मतलब यह है कि अगर सही से, मतलब जो अधिकारी हैं वो सही, उनमें सही से मतलब एक बैलेंस नहीं बैठता है, या यहाँ पे आप कर लो बेहतर अधीनस्थ संबंधों के अभाव। ठीक है, अभाव मतलब कमी। तो जो बेहतर अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके अभाव में कई बार संचार में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, संगठन के संचार में बाध बाध सॉरी मतलब दिक्कत या बैरियर के रूप में संचार के सामने ये संगठनात्मक बाधाएं आती हैं। कभी कभी संगठनात्मक संचार संरचना की जटिलता और कई प्रबंधकों के कारण जानकारी को ठीक से संप्रेषित करना मुश्किल हो जाता है और जानकारी विकृत हो जाती है, जिससे गलत संचार होता है। देखो कई बार क्या होता है, संगठनात्मक संरचना में बहुत सारा मतलब जटिलताएं होती हैं, कई सारी कठिनाइयां होती हैं किसी संस्था की, किसी संगठन की संरचना में, स्ट्रक्चर में। कई बार जो मैनेजर होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, वो किसी जानकारी को सही से समझा नहीं पाते हैं या सही से बता नहीं पाते हैं, जिसके कारण गलतफहमी भी पैदा होती है। सांस्कृतिक बाधाएं, सांस्कृतिक बात, देखो दोस्तों, आप इसका उदाहरण मैं अगर आपको बताऊं, कई बार आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे कि आपके टीचर ने या आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपके ऑफिसर ने, मैनेजर ने आपसे कुछ कहा और आपने उसका कुछ गलत मतलब समझ लिया, और फिर आप अगले दिन कहते हैं अरे मुझे तो लगा कि आपका कहने का मतलब ये था, इसलिए मैंने कल ये वाला काम किया या ये वाला काम नहीं किया। तो कई बार ऐसी गलतफहमी पैदा हो जाती है जब कोई प्रबंधक किसी जानकारी को सही से संप्रेषित ना कर पाए। सांस्कृतिक बाधाएं, ये क्या होता है, तो सांस्कृतिक बाधाएं वे बाधाएं हैं जो दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों के बीच समानता की कमी के कारण उत्पन्न है। अब हम जानते हैं कि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग संस्कृति है, तो समानता नहीं है, संस्कृतियों में समानता नहीं है, इसी कारण से ये बाधा के रूप में सामने आता है। एक शब्द जो एक संस्कृति में हानि रहित हो सकता है, उसे दूसरी संस्कृति में कटबोली माना जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न मान्यताएं एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न हो सकती हैं। कहने का मतलब है जैसे कि एक संस्कृति में कोई चीज़ है, एक संस्कृति है जिसमें कोई एक शब्द है, उसको बुरा माना जाता हो, लेकिन दूसरी संस्कृति में उस शब्द को बुरा नहीं माना जाता। तो इस कारण से भी कई बार प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न होती है, सांस्कृतिक बाधाएं भी से दिखाई देती हैं। कई बार एक संस्कृति में कई सारी ऐसी मान्यताएं होती हैं जो दूसरी संस्कृति में बुरी मानी जाती है। ठीक है, ये होता है। इसके साथ ही भौतिक बाधाएं, भौतिक क्या होता है, भौतिक मतलब वस्तु से संबंधित या भौतिक जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित बाधाएं, जैसे कि उपकरण, शोर, बंद दरवाजे और कैबिन जैसे कुछ कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण प्रेषक से प्राप्तकर्ता को भेजी गई जानकारी विकृत हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुचित संचार होता है। सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, कहीं आप मीटिंग कर रहे हैं और बगल में कहीं शोर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप सही से संचार नहीं कर पाएंगे, सबका जो ध्यान है वो उस शोर की तरफ जाएगा। तो ऐसे में भौतिक बाधाएं दिखाई देती हैं। शारीरिक बाधाएं, ये क्या होती हैं, तो शारीरिक बाधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब कोई प्रेषक या संचार प्राप्तकर्ता कुछ शारीरिक समस्याओं जैसे डिस्लेक्सिया या तंत्रिका विकारों के कारण संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने या प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता, जो बोलने या सुनने में बाधा डालता है। कहने का मतलब शारीरिक बाधाओं का अर्थ यह है जब किसी व्यक्ति में कोई शारीरिक कमी होती है, सेंस ऑर्गन्स, जो उसके सेंस ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, चीज़ों को समझने की जो चीज़ें हैं, उसके शारीरिक जो चीज़ें हैं, मानसिक जो चीज़ें हैं, जब वो सही नहीं होती, उसमें कई तरह के विकार होते हैं, कुछ खराबियाँ होती, तब भी कई तरह के बाधाएं आपको दिखाई देंगी। मतलब सिंपल सा है, अगर दो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर एक व्यक्ति की हालत ठीक नहीं है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से एक व्यक्ति ठीक नहीं है, तो वो सही से संचार नहीं कर पाएगा, को थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। तो ऐसे में भी शारीरिक बाधाएं भी एक बाधा के रूप में कार्य करती है प्रभावी संचार के दौरान। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में ये प्रमुख बाधाएं थी जिसको हमने अभी समझ लिया।
उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्रभावी संचार, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह से किया जा सकता है, ये सारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। लेकिन ये और किस तरह से मतलब किया जा सकता है, ये तो आपको हल्का-हल्का समझ में आया, लेकिन इसे अभी हमें और समझना है। तो आगे अभी हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ तक एक बात समझ में आ गई कि प्रभावी संचार में क्या बाधाएँ उत्पन्न होती हैं, ये आपको समझ में आ गया। कई बार अगर एग्ज़ाम में सिर्फ़ लिखा हो कि संचार में क्या बाधाएँ हैं, तब भी आप इनको लिख सकते हैं, इन पॉइंट को। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो संचार है उसको प्रभावी कैसे बनाएं। हाउ टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, मतलब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे करें, एक अच्छे से कम्युनिकेट हम कैसे कर सकते हैं व्यवसाय में, वर्कशॉप वगैरह में, या नॉर्मली हम एक अच्छा संचार कैसे कर सकते हैं। तो उपयुक्त व सही भाषा का प्रयोग, सबसे पहली बात यह है कि कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। अगर अच्छा आप संचार करना चाहते हैं, कम्युनिकेट अच्छा करना चाहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो कुछ प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि उपयुक्त व सही भाषा का प्रयोग। आप ध्यान दीजिए कि आप कहाँ पर बैठे हैं, आपका माहौल कौन है, कौन कैसा है, और आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती और आप उस व्यक्ति से पूरी तरह इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छा संचार नहीं हो पाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप बायलिंगुअल रहें, आप उसकी स्थानीय भाषा का भी थोड़ा प्रयोग करें, और आप जो आपको भाषा इंग्लिश में मतलब शब्द आते हैं आप उसको भी प्रयोग करें। तो अपने हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कि सही भाषा क्या है। तो सही भाषा का जब आप प्रयोग करेंगे सामने वाले के सामने, तभी वो समझ पाएगा आपकी बात, और तभी आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे। संचार की संदेशबद्धता, अब जो भी आप संचार कर रहे हो, जो भी आप संदेश दे रहे हो, वो संदेश समझने लायक होना चाहिए, वो क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप पहली बात जो बोलनी चाहिए थी आपको, वो आप बाद में बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि आप जो मतलब शुरुआती बातें हैं उसको लास्ट में बोल रहे हैं, और लास्ट वाली बातें आप शुरुआत में बोल रहे हैं। एक क्रम की तरह सारी चीज़ें होनी चाहिए, व्यवस्थित फॉर्म में आप संचार करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। विचारों की स्पष्टता, जो विचार होंगे उसमें आपको स्पष्टता रखनी पड़ेगी। जो भी आप बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के दौरान, उसमें आपको अपना मतलब पूरा 100% देना होगा। अपने विचार आपको स्पष्ट करने होंगे। सामने वाला जो भी व्यक्ति है उसको भी अपने विचार स्पष्ट करने होंगे, तभी आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो सकेगा। ध्यान आकर्षण, संचार के दौरान आपको ऐसी बातें बोलनी हैं जिससे कि व्यक्तियों का, जो आपका समूह है, जो आपकी बातों को सुन रहा है, उसका ध्यान आकर्षित रहे आपकी तरफ, ताकि वो लोग आपको सुनते रहें, उनका ध्यान भटके ना। श्रोता विश्लेषण, श्रोता विश्लेषण का मतलब ये है कि जो श्रोता होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, उनके पास भी क्षमता होनी चाहिए कि वो आपकी बात को, या जो भी व्यक्ति संचार कर रहा है उनके साथ, उसकी बात को समझ सकें, विश्लेषण कर सकें, सही गलत थोड़ा-सा ध्यान रख सकें, हर चीज़ परख सकें। तो जब श्रोता विश्लेषण अच्छे से होता है, तो ये भी एक इफ़ेक्टिव संचार में मदद करता है, प्रभावी संचार में हेल्प करता है। समानता, समानता होनी चाहिए। सबको अगर मतलब बोलना है तो सभी को बोलने की समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति बोल रहा है संचार के दौरान, और जब आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको सामने वाले को बिल्कुल समानता का स्तर देना है। उचित माध्यम का स्थान, उचित माध्यम का सिद्धांत। एक सही माध्यम आपको प्रयोग करना है अपनी बात स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। आप किस तरीके से अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके बात कर रहे हैं, फेस टू फेस मीटिंग कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, तो जैसा माध्यम आपके लिए अच्छा है, आपके संचार के लिए इफ़ेक्टिव है, तो आपको वही प्रयोग करना चाहिए। लोचशीलता का सिद्धांत फॉलो करना चाहिए अपने संचार को प्रभावी बनाने के लिए। ये क्या है, तो इसको समझिए। लोचशीलता मतलब होता है, जैसे कि आप कई लोगों को आप देखते हैं कि अब वो कई लोग अपने एक ही डिसीज़न पर टिके रहते हैं। तो आपको अपने एक ही मुद्दे पर या एक ही बात पर टिके नहीं रहना। टिके रहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसे उसी वक़्त आप चेंज कर दो। चेंज मतलब कम्युनिकेशन के दौरान सामने वाले को कोई चीज़ गलत लग रही है, वो आपसे बता रहा है अपनी प्रॉब्लम की, अगर आप मतलब जो भी समस्या है वो आपको कुछ बता रहा है, तो आप उसको सुनें, और जवाब में आप ऐसा मतलब माहौल बनाएँ जिसमें कि वो सामने वाला भी संतुष्ट हो जाए। तो लोचशीलता होनी चाहिए। लोचशीलता मतलब कुछ गलतियाँ भी हो रही हैं, या कुछ चीज़ें हमें संचार के दौरान गलत भी लग रही हैं, तो हम उसे अलग तरीके से बताएँ, ठीक है। उसमें कुछ परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। अपनी जो हमारी जानकारी होगी, जो सूचना होगी, उसमें परिवर्तन की भी क्षमता होनी चाहिए बात करने के दौरान, कम्युनिकेशन के दौरान। ये होता है लोचशीलता। एकीकरण, आप जो बोल रहे हैं बात, कम्युनिकेशन जो है उसमें एकीकरण होना चाहिए, विविधता। ऐसा नहीं कि आप अलग-अलग रंग बदल रहे हैं बार-बार, अपनी बात में ही कभी हाँ कह रहे हैं, कभी ना कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
परामर्श, परामर्श लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, परामर्श होना चाहिए, ठीक है। मानवीय संबंधों के विकास, मानवीय संबंधों के विकास मतलब जो ह्यूमन संबंध हैं उनका भी विकास दिखना चाहिए। मीन्स आपको ह्यूमन को वैल्यू देनी है, कम्युनिकेशन के दौरान आपको ह्यूमन को वैल्यू देनी है। तकनीकी विकास, तकनीकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए प्रभावी संचार के दौरान या प्रभावी संचार आपको करने के लिए तकनीकी ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए। और औद्योगिक शांति, औद्योगिक शांति का मतलब यह है कि अगर व्यवसाय में हम कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं तो हमारे पास संतुष्टि होनी चाहिए, शांति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी बात पर गर्म हो जाएं, गुस्सा करने लगें, तो शांति होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी बातें थी जो कि आपको प्रभावी संचार करने लायक बनाती हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप अपने एग्जाम में, अगर आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो इसे और भी ज़्यादा बनाकर लिख देना। जितनी भी बातें मैंने समझाई ना, तो हर एक पॉइंट में आप और भी बातें ऐड करके आप समझाकर एग्जामिनर को लिख सकते हो और आपको मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। बहुत ईजी मतलब टॉपिक है, आपको आई होप समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ तक हमने दोस्तों पूरी तरह जो आपका चैप्टर था, जो आपकी यूनिट थी, उसको हमने ख़त्म कर लिया। यहाँ पे आपकी यूनिट जो 1 है वो पूरी तरह ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो यही कहूँगा, एक बार आप वीडियो को दोबारा देख लें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ज़्यादातर कमेंट में रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।